स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। और मिनरल्स जो है हम काफ़ी जो है हमने अभी तक जो है क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कैल्शियम पढ़ लिया था, साथ ही पढ़ लिया था, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जाननी थी, थोड़ी बहुत बची थी जो आज इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा खनिज जो है, मिनरल्स जो है, उनके बारे में पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो आपने देख ली है। तो आज जो है हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। और फास्फोरस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारे शरीर के लिए भी और हमारे सिलेबस के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमने जान लिया था कि होता क्या है। कैल्शियम जो है इसकी सबसे ज़्यादा मिनरल्स में, वैसे हमारा पूरा ही शरीर 96% जो शरीर है वो पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट से बना हुआ होता है। 96% बना हुआ था। 4% जो है मिनरल्स और बाकी चीज़ें होती हैं। तो वो 4% में भी 2% जो भाग ले जाता है वो ले जाता है कैल्शियम। और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका एक फ्रेंड है जो कि फास्फोरस है, जिसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा फ्रेंड जो है कैल्शियम का वो है विटामिन डी। ये विटामिन डी जो है, विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड है। और ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है। अगर इनमें से कोई एक भी किसी कारण से गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कोई एक फ्रेंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तीनों में से, तो तीनों का ही काम खराब होता है। दूसरा, हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही नुकसान होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पथरी बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पथरी बनना क्या होता है? पथरी जो है किससे बनती है? पथरी की बनती है कैल्शियम ऑक्सीलेट से। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है उससे क्या बनती है? पथरी बनती है। और पथरी के मरीजों को इसी कारण कैल्शियम से रिलेटेड जितनी भी खाद्य पदार्थ है, जैसे कि पालक वगैरह है, दूध है, जिन जिन चीज़ों में पालक, दूध है, सोयाबीन है, इन चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। साथ ही विटामिन डी और फास्फोरस वाले खाद्य पदार्थ भी उनके लिए मना कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही पथरी का निर्माण करती हैं। पेप्टिक अल्सर रोगी जो होता है उसमें पथरी देखने को मिलती है। पेप्टिक अल्सर जो है उसमें ये पथरी स्पेशली देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये जो पथरी है वो रीज़न क्या होता है? जो लोग ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह खाते हैं, मतलब बेसिक तरह की क्षारीय वाली जो दवाइयाँ हैं, अम्ल और क्षार होता है, तो क्षारीय जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जो व्यक्ति वो खाता है, ज़्यादातर लोग वो खाते हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा क्षारीय मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, उनको क्या होता है? पथरी होने की संभावना रहती है। तो बच्चों में कैल्शियम की अधिकता जो है शिशुओं में, वो क्या कहलाती है? इंडियोपैथिक हाइपर कैल्शियमिया कहलाती है। अधिकता, अधिकता यहाँ पे है और ये हाइपर है, तो हाइपर का मतलब ही हो गया अधिकता। तो जो बच्चे हैं उनमें अगर इंडियोपैथिक हाइपर कैल्शियमिया का मतलब ही होता है बच्चों में कैल्शियम की अधिकता। हम भोजन में जितना कैल्शियम खाते हैं उसका मात्र 30 से 40% ही अवशोषित होता है। जितना, मान लीजिए हम 100% कैल्शियम खा रहे हैं, उसका हमारे शरीर में 30 से 40% ही एब्जॉर्ब हो पाता है। उसके रीज़न है कई सारे, उसके भी बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। विसर्जन जो है, मतलब जो कैल्शियम है उसका विसर्जन कहाँ से होता है? मल मूत्र के द्वारा होता है। इसके अलावा ये मल मूत्र के द्वारा, यानी जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, अधिकता, यानी एक्स्ट्रा अगर कोई कैल्शियम बच रहा है हमारे शरीर में, तो वो क्या, मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से निकल जाता है। मिल्क अल्कलाइन सिंड्रोम। मिल्क अल्कलाइन सिंड्रोम क्या होता है? बेसिक मेडिसिन लेने वालों में ज़्यादातर देखा जाता है। मिल्क अल्कलाइन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जिनमें कैल्शियम की अधिकता होती है। पेप्टिक रोगी जो होते हैं उनमें मिल्क अल्कलाइन सिंड्रोम ज़्यादातर देखा जाता है। ये एक लाइन रिपीट होगी। हाइपोकैल्शियमिया और हाइपर कैल्शियमिया हमने पहले भी बात की थी। हाइपो का मतलब ही कमी और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कैल्शियम की कमी हाइपो और कैल्शियम की अधिकता हाइपर कहलाती है। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने बात की थी कि कैल्शियम जो है हमारे शरीर में, कैल्शियम जितना हम खाते हैं 30 से 40% ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि आप लिख लीजिए साथ साथ ही कि ये, इसको कई सारी चीज़ें जो है परेशान करती हैं कैल्शियम को। कौन कौन सी? कैल्शियम जो है इसको कई सारी चीज़ें परेशान करती हैं, जैसे कि फाइटिक एसिड है,
फाइटिक एसिड ज़्यादातर जो है सेब है, सेब के बीज हैं, बीज वाले जितने भी फल हैं, सेब के बीज में फाइटिक एसिड देखा जाता है। अमरूद वगैरह जो जो बीज वाले फल हैं उनके बीजों में ये फाइटिक एसिड देखा जाता है। फल है, मेवे, ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, इनमें जो है फाइटिक एसिड देखा जाता है, जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित नहीं होने देता। तो यही रीज़न है। और इसके अलावा कैल्शियम जो है हमारे शरीर से मल और मूत्र के द्वारा निकलता है। इसके अलावा पसीना है उससे भी निकलता है। तो गर्मियों के समय में ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम की जो है मिनरल्स जो हैं उनकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना। और इसके अलावा ऐसी जगहें जहाँ जो गर्म जगह है वहाँ पर लोगों में कैल्शियम की कमी ज़्यादातर देखी जाती है, क्योंकि पसीने के द्वारा जो मिनरल है उनके शरीर से निकल जाते हैं। तो ये हमने देख लिया है। और अब जान लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो है 80% फास्फोरस जो है कैल्शियम प्लस फास्फोरस से बना हुआ रहता है। और फास्फोरस का 20% जो है टिश्यू, उत्तक यानी टिश्यूज और दांत में होता है। तो 80% आपका कहाँ होता है? बोन्स में और आपका बोन्स में, स्पेशली बोन्स जो हैं वही हड्डियाँ जो है स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। 80% जो हिस्सा है वो बोन्स में होता है। और बाकी जो 20% बचा हुआ होता है वो हमारी उत्तक यानी टिश्यूज हैं, हड्डियों के टिश्यू हैं और दांतों में पाया जाता है। फास्फोरस जो है क्या करता है? रक्त शुद्धि का कार्य करता है। पहला, फास्फोरस जो मस्तिष्क प्लस तंत्रिका तंत्र के लिए भी जरूरी है। फास्फोरस जो है मस्तिष्क और हमारा नर्व सिस्टम जो है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अवशोषण में बाधक क्या है? फाइटिक एसिड, क्योंकि तीनों ही मित्र है तो इसीलिए अवशोषण में इनके फाइटिक एसिड जो है बहुत ही बाधा उत्पन्न करता है। फास्फोरस के काम देख लेते हैं। वही है, हमें याद ही है कि कैल्शियम के जो काम है वही फास्फोरस के हैं। हड्डी और दांत का निर्माण करता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, क्योंकि ये तीनों ही एक साथ काम करते हैं। तो कैल्शियम के लिए, और डी भी यहाँ पे आ जाएगा, विटामिन डी के लिए भी जरूरी है। कोशिका के विकास के लिए जरूरी है। सेल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी? फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी। और कार्बोज का पाचन भी इसके ही द्वारा होता है। मतलब ये इसका मेन वर्क नहीं है, जो फास्फोरस है इसका मेन वर्क नहीं है, ये इसका साइड वर्क है। ये कार्बोज का जो पाचन करता है इसका साइड वर्क है, मेन वर्क थायमिन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो फास्फोरस है वो 400 से लेके 700 mg तक होता है। तो ये हमने देख लिया है। और ये रिपीट करने वाली क्लास नहीं, एक दो चीज़ें आपको दोबारा बता देती हूँ। बच्चों में कैल्शियम की अधिकता जो है वो क्या कहलाती है? इंडियोपैथिक हाइपर कैल्शियमिया कहलाती है। कैल्शियम कहलाती है हाइपर और हाइपोकैल्शियमिया, हमें पता चल गया है। एक हमने पिछली क्लास में एक दो चीज़ें और डिस्कस की थी। हमने कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना। कैल्शियम का जुड़ना हड्डियों में कहलाता है कैल्शियमिया। ये कैल्सिफिकेशन कहलाता है। और हड्डियों में से कैल्शियम का निकलना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। अब कुछ और चीज़ें जो हैं वो बात कर लेते हैं। हम देख लेते हैं फास्फोरस की कमी से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो फास्फोरस की कमी को कमी जो है सबसे पहले जो क्या करेगी? बोन्स को इफेक्ट करेगी, बोन्स कमजोर होंगी। दूसरा, भूख नहीं लगेगी, भूख में कमी आ जाती है। तीसरा, फास्फोरस की कमी जो से हम बता रहे हैं कि फास्फोरस की कमी से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। तो फास्फोरस की जो कमी है उससे बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, भूख में कमी आ जाती है। अब जब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो दर्द भी होगा हड्डियों में। ये सब चीज़ें हैं। बोन्स कमज़ोर हो जाएगी, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और भूख की कमी हो जाती, भूख में कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। देखा होगा आपने कि हमें गर्मियों में ज़्यादातर जो है पसीना अगर ज़्यादा बहा जाए तो हमें कमजोरी लगने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है फास्फोरस कैल्शियम की कमी से हो जाएंगी।
इसका बेस्ट सोर्स जो है फास्फोरस का वो क्या है, बेस्ट सोर्स क्या है, फास्फोरस का है। ये फास्फोरस का ही हम बता रहे हैं। तो मछली, चूना, मांस, मछली, स्पेशली जो समुद्री मछलियां हैं वो बहुत फायदा पहुंचाती है ये कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति करने में। मछली है, चूना है, और क्या आ जाएगा आपका, मांस, दाल, मांस और दाल। ये चीजें जो है बेस्ट सोर्स है किसकी, आपके फास्फोरस की भी और कैल्शियम की। और स्पेशली जो समुद्री जितने भी फल सब्जी है या मांस में वगैरह है उनको जो है कंज्यूम किया जाता है कैल्शियम फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए। चलिए ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया है। और ग्रॉस वैल्यू का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि CHO का ग्रॉस वैल्यू क्या होता है। वैसे तो हमारे शरीर में CHO का क्या रहता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। CHO इसका जो वैसे तो क्या होता है हमारे शरीर में 4.1 है, और वैसे ग्रॉस अगर देखते हैं तो 4.2 रहता है। किसका, CHO का। प्रोटीन का क्या रहता है, प्रोटीन जो है वो 5.65 रहता है। और ये जो आपका फैट है वैसे 9 होता है, लेकिन इसकी ग्रॉस वैल्यू 9.45 होती है। तो ये मेन इसकी संख्या क्या है, CHO की 4.1 है, और अगर ग्रॉस वैल्यू देखें CHO की तो 4.2 है। प्रोटीन जो है वो कितना है, प्रोटीन का जो ग्रॉस वैल्यू है 5.65 है, और फैट का जो ग्रॉस वैल्यू है वो 9.45 है। तो ये हो गया है आपका। और अकार्बनिक वाला आपको ध्यान में रखना ही है कि जितने भी मिनरल सारे अकार्बनिक है, कार्बन नहीं होने के कारण ही इनके अंश जो है रह जाते हैं, इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देख लिया आज कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये। और कल हम बात करेंगे एक बहुत ही नटखट बच्चे की जो कि बहुत ही परेशान करता है। मैं बात कर रही हूँ आयरन की। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे आयरन की, एक नटखट बच्चे की जो कि हमारे शरीर में बहुत मुश्किल से टिकता है, उसे बिठाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से बैठता है और निकल जाता है चुपके से। तो बात करेंगे अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आयरन की। और क्लासों से जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।